नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी। दरअसल आज ज्ञान वापी मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सुरक्षित करने का आदेश दिया है जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों के मस्जिद में जाने और वहां नमाज पढ़ने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ज्ञान वापी मस्जिद पर निचली अदालत के आदेश को सीमित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है सिर्फ उस जगह को सुरक्षित किया जाएगा और ये सुरक्षा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी। वो सुनिश्चित करेंगे कि जिस चीज को शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है उसे कोई नुकसान ना हो। हालांकि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा भी किया कि निचली अदालत अब इस मामले में कोई आदेश नहीं देगी, लेकिन आधिकारिक तौर पर निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक भी नहीं लगाई गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई गुरुवार यानी कि 19 मई को होगी और शीर्ष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी किए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। कतिल शेख जी हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही नावेद शिकोहा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और गौरव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही अमरीश तिवारी जी हैं जो कि एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल गौरव मिश्रा जी जो कि बीजेपी से हैं, सर आपके पास आना चाहूँगा। आज मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रख लिया है, 19 मई को अगली सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से सियासत भी देखने को मिल रही है और जो बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही, हमने ओवैसी जी को सुना कुछ दिन पहले। ओवैसी का ये कहना है, जो बयान निकलकर सामने आ रहा है कि मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, और आप लोगों के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी की सरकार पर कि ये एजेंडा है, एक लंबी फेहरिस्त आप लोगों के पास है, पहले राम मंदिर, फिर काशी, फिर मथुरा, और मूल मुद्दों से भटकाकर इस तरह की सियासत की जा रही। देखिए, किसी देश का मूल मुद्दा क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र की जो मूल चिंतन है, मूल जो सांस्कृतिक धारा है, उसके संरक्षण, संवर्धन और उसे आगे बढ़ाने की बात सदैव करती चली आई है। उसी दिशा में आपने देखा होगा, चाहे नॉर्थ ईस्ट में इतनी बड़ी इंसर्जेंसीज रही हो, 500 से ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप्स रहे हो, आज वो समाप्त हो गए और भारत की मुख्य धारा में पूर्वोत्तर के राज्य जुड़ गए। जम्मू कश्मीर में आपने देखा किस तरह से 370 जैसी धारा का कलंक जो था माथे पर भारत के, वो समाप्त हुआ। आज भारत की मुख्य धारा में पूरी तरह से जम्मू कश्मीर जुड़ गया। नक्सलियों के पांव उखड़ गए। वहीं आपने देखा सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी किस तरह से राम मंदिर का निर्माण 500 से ज्यादा वर्षों वाला पुराना विवाद समाप्त करके एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। काशी कॉरिडोर का निर्माण, विंध्य का निर्माण, चाहे मथुरा का निर्माण, ये उसी दिशा में किया हुआ ये कार्य है। और मुझे लगता है कि किसी देश की सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करना मतलब उसके इतिहास को समाप्त करने जैसा है। ठीक है सर, इतिहास क्या कहता है ये मैं समझने की कोशिश करूंगा। आपसे थोड़ी देर बाद आपके पास वापस लौटूंगा सर। कतिल शेख जी कुछ कह रहे हैं, जरा। मैं ज्ञानवापी पर ही आ रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, ठीक है, मैं ज्ञानवापी पर ही आ रहा हूँ और मैं पूरी तरह से ज्ञानवापी पर आ रहा हूँ। आप सुनिए, 2 मिनट 20 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। ज्ञानवापी जो पूरा परिक्षेत्र है, पहली बात तो ज्ञानवापी शब्द ही अपने आप में कहीं से भी मुस्लिम या इस्लामिक स्कॉलर से जुड़ा ही नहीं है। और दूसरा, वो परिक्षेत्र पूरा जब आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो पूरा का पूरा मस्जिद ही मंदिर के ऊपर रखा गया है। ये साफ दिखाई देता है कि मंदिर के मलबे से उस मस्जिद को बनाया गया है। इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हाँ, आज तकनीक उपलब्ध है, वैज्ञानिक उपलब्ध है, सारे संसाधन उपलब्ध है, उसकी जांच की जाए और परीक्षण के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर यह तय किया जाए कि वो मंदिर है या मस्जिद है। ठीक है सर, ये जांच का विषय है। एएसआई इस पर जांच करेगा, जहां तक आने वाले समय में जांच होगी, और यही वजह है जो मसला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। मैं अमरीश तिवारी जी आपके पास आऊंगा। अमरीश जी, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है और निचली अदालत को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अब उनका हस्तक्षेप नहीं चलेगा, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, 1991
जो प्लेस ऑफ वर्सेस एक्ट की बात कही जाती है, सर ये जो एक्ट है ये क्या कहता है? राजेश जी, पहले तो आपका इस्तकबाल करता हूँ, मैं बाकी सबका इस्तकबाल करता हूँ, नमस्कार। और 1991 एक्ट के बारे में आपने पूछा। 1991 एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो एक तरह से कांग्रेस सरकार लेकर आई थी बैलेंस मेंटेन करने के लिए। सोसाइटी जो हमारी है वो एक एक्लेक्टिव सोसाइटी है, एक मिली जुली सोसाइटी है जिसमें हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध सब रहा करते हैं। और क्योंकि पहले सिविलाइजेशनल क्लैशेस रह चुकी हैं इन दोनों के बीच, इसीलिए कभी ऐसा हुआ है कि किसी मंदिर को बदल के गुरुद्वारा कर दिया गया होगा। पंजाब में लोगों ने बहुत बार देखा है, ठीक है। उसी तरह से कभी ऐसा किया गया होगा कि मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना लिया है। वो निश्चित रूप से हुआ है, वो कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस चीज को दोबारा से लड़ाई ना की जाए उस चीज के ऊपर, और अब डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, इसलिए इस चीज को ले आया गया था। और इस चीज में सेक्शन 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3 क्या कहता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले या उस दिन जो भी जिस जगह का कैरेक्टर था, रिलीजियस कैरेक्टर, अगर कोई मॉस्क है पूरी तरह से तो मॉस्क रहेगी, अगर कोई मंदिर है तो मंदिर रहेगा, उससे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। और जो पहले के क्लेम रहे भी होंगे, ठीक है, जैसे कोई कह रहा होगा कि मेरे मंदिर को तोड़ के मॉस्क बना लिया, तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और सेक्शन 5 में राम जन्मभूमि को हटाया गया था इस एक्ट के परव्यू से। इस एक्ट का ऑपरेशन राम जन्मभूमि विवाद पे नहीं होना था, क्योंकि राम जन्मभूमि ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड था। 1885 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैजाबाद में उसका इंस्टीट्यूशन हुआ था, उस केस का सिविल सूट दायर किया गया था, और उसके बाद से वो लगातार चला आ रहा था। 1949 में भी वो हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था। तो ये चूंकि केस कंटिन्यूएशन में था, इसीलिए इस पे नहीं लगना था। बाकी सेक्शन 3 के कारण बाकी सारे केसेस बाहर थे। और एक और चीज मैं बताऊंगा, लोगों को खाली इतना पता है, लोग इतना जान के सोचते हैं कि हम बहुत बड़े पारंगत हो गए और अब तो कोई छू नहीं सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 केसेस में अभी भी छुआ जा सकता है प्लेसेस को। पहला तो जैसे सर्वे हुआ, तो रिलीजियस कैरेक्टर कैसे निकलेगा राजेश जी, आप बताइए। रिलीजियस कैरेक्टर जैसे कतील शेख जी कुछ बोले, फिर गौरव सर कुछ और बोले, फिर नावेद साहब कुछ और बोले, मैं कुछ और बोलूं, इसमें तो तय नहीं होगा, वो तो सर्वे पे होगा। तो अगर रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड करना है कि 15 अगस्त को अमुक स्थान क्या था, मस्जिद था कि मंदिर था कि जैन धर्म का मंदिर था, उसमें ये एक्ट नहीं लगेगा। और 4(3) मैंने कल भी बताया था, सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में यह दिया हुआ है कि अगर कोई आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है और एएसआई के अंदर में सरकार ने समा दी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तब भी ये एक्ट नहीं लगेगा। ये पूरी तरह से आपको मैंने संक्षेप में बताया। ठीक है सर, सर्वे के आधार पर ये तय होगा कि आखिर वहां पर क्या था, और वहां पर ये एक्ट जो है वो लागू नहीं होता। और ये भी कहा जाता है अमरीश जी कि यदि 100 साल हो जाते हैं तो 100 साल के बाद ये जो एक्ट है ये अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसा जहां तक जो जानकारी मेरे पास है, बाकी आपके पास ज्यादा जानकारी होगी। चलिए नहीं, ये भी गलत है। मैं करेक्शन कर दूं, ये भी गलत है कि 100 साल होने पे ऑटोमेटिकली नहीं खत्म होता राजीव जी, ऑटोमेटिकली नहीं होता। उसको आर्कियोलॉजिकल एक्ट, आर्कियोलॉजी का एक एक्ट बना गया, एएसआई एक्ट 1958। उस एएसआई एक्ट 1958 के अंदर अगर सरकार डिक्लेयर करती है, या कोई मान लीजिए खनन हुआ, खनन में कोई ऐसा शिवलिंग जैसे अभी निकल गया, मैंने कल भी बताया था, शिवलिंग निकल गया, उसकी कार्बन डेटिंग हुई और पता चला वो तो बहुत पुराना है, तो वो किसके पास जाएगा? एएसआई के पास जाएगा। जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करे तभी वो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर होगा। केवल 100 साल पे पूरा होने पे कोई भी मॉस्क इस तरह से या कोई भी मंदिर इस तरह से इसके परव्यू से बाहर हो जाएगा, ये एकदम गलत इंटरप्रिटेशन। ऐसे तो बाबरी भी था। ठीक है सर। वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिकोहा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नावेद जी, सर जो आज फैसला सुरक्षित रखा गया है, 19 तारीख को सुनवाई होगी, तमाम दलीलें हुई, हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई, मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें थी। हालांकि कोर्ट ने निष्पक्ष होकर यहाँ पर जो है सुरक्षित रखा है फैसले को। नमाज पर भी किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई है, जो लगातार मांग की जा रही थी। अब मेरा सर आपसे सवाल ये है, जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, कोई कहता है वहां पर शिवलिंग है, कोई कहता है वो फव्वारा है, तो कैसे देखा जाए इस पूरे विषय? देखिए, मैं एक नए नजरिए से देखता हूँ आपका जो विषय है। दरअसल क्या है कि मंदिर का बहुत महत्व है, मस्जिद का भी बहुत महत्व है, और मंदिर से भी जुड़ी हुई आस्थाएं हैं और मस्जिद से भी और मंदिर से भी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। एक विवाद है, पूरा देश जानता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था
का एक हिस्सा है कि जब कोई विवाद होता है तो न्याय व्यवस्था उसके लिए है और उसको सुलझाया जाता है, उस पर फैसला होता है। मैं एक चीज शायद अपनी बात कह पाऊं और हमारे साथी उस बात को समझ पाए। ये बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ पर तमाम विवाद हुआ करते हैं। खेत में मेड़ पर विवाद होता है, खेत का भी महत्व है, खेत भी मंदिर मस्जिद से कम नहीं है। स्कूलों में विवाद होता है, स्कूल में भी प्रेमिसेस को लेकर मुकदमे होते होंगे, अस्पतालों में भी होता है, एक झोपड़ी में भी होता है, किसी के मकान में भी होता है। विवाद तमाम होते हैं। जहां घनी आबादी है, जो बहुत बड़ा देश है, जहां बहुत बड़ा मुआशरा रहता है, वहां पर इस तरह की विवाद होना स्वाभाविक बात है। न्याय व्यवस्था हमारी है और उस पर फैसला होता है। मैं सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कुछ मामले ऐसे क्यों हो जाते हैं कि वो राष्ट्रीय चर्चा का ब्रांड बन जाते हैं? कौन उसको प्रोजेक्ट कर रहा होता है? क्यों हर चैनल पे इसकी चर्चा हो रही है? किसी खेत का भी विवाद होगा और भी किसी मंदिर मस्जिद का विवाद होगा, किसी स्कूल का भी विवाद होगा, किसी अस्पताल का विवाद भी न्यायालय में होगा। इसको कौन प्रोजेक्ट कर रहा है? इस पर क्यों सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं? क्या वजह है कि सारे चैनल इसको अपना प्राइम टाइम दे रहे हैं? कोई तो है, कहीं ना कहीं बड़ी सियासत है। ठीक है, मैं मंदिर को, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, मैं मंदिर को महत्व देता है हूँ, मस्जिद को भी देता हूं और ये विवाद का भी एक अपना महत्व है, ठीक है, और वो सुलझेगा। और सुलझने के लिए हम सबको न्याय व्यवस्था के ऊपर भरोसा करना चाहिए और हम सब शांत बैठ जाएं। क्यों प्राइम टाइम जो है इसके ऊपर पूरा कुर्बान हो जाता है? क्यों पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगती है? इसके पीछे कुछ है और पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में फायदा नुकसान है। हमें बहलाया जा रहा है, हमें उकसाया जा रहा है, हमें इमोशनल किया जा रहा है और हम वो चर्चा नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। सच में नहीं है। निश्चित तौर पर आपने ठीक है नावेद जी, बहुत अच्छी बात कही है और सभी धर्मों का सम्मान को लेकर भी आपने बात कही। और जब इस तरह के मामले होते हैं तो कोर्ट है उसके लिए, और कोर्ट में मामला है, इस पर बहस निश्चित तौर पर प्रोजेक्ट कहाँ से हो रहा है ये एक अहम सवाल हो जाता है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं और इस तरह के मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। कतील शेख जी, आपके पास आऊंगा। आप जिस तरह की बयानबाजी और सियासत हो रही है, कैसे देखा जाए? देखिए, आपकी प्रतिक्रिया। कोर्ट में मामला जो अभी चल रहा है उस पर किसी तरीके की किसी को भी सियासत करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने देखिए अजय मिश्रा जी को तत्काल हटा दिया, उनके ऊपर एलिगेशन ये लगा कि वो चीजों को लीक आउट कर रहे हैं। ठीक, तो कोर्ट किसी भी तरीके से थोड़ा सा कतील जी की आवाज को बढ़ाइए। हेलो, कोर्ट कहीं भी किसी चीज को भी छोड़ना नहीं चाहती है। अगर उनको ये जानकारी हुई कि अजय मिश्रा जी के द्वारा चीजें लीक आउट हो रही है तो उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई की। तो किसी पक्ष और विपक्ष की बात यहाँ नहीं रह जाती है। यहाँ कोर्ट अपने हिसाब से अपने रूल्स और अपने कानून के अंदर में रहकर कार्रवाई को पूरा कर रही है। और रही बात दूसरे पक्ष की, और दोनों पक्षों को एक तरीके से समानता बनाए रखनी चाहिए। कोर्ट का आदेश आने तक का इंतजार हर उन व्यक्ति को होना चाहिए जिनको ये जानना है कि आखिर क्या मामला है। क्योंकि किसी ने आरोप लगाया, उसको सिद्ध करना, कोर्ट में जाकर सिद्ध करना, ये निर्णय टोटल कोर्ट पर आ जाता है। क्योंकि हमने एक अपनी मन को, अपने विचार को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया और कोर्ट उस चीज को निर्धारण करेगी कि हाँ, आपकी चीजों में कितनी सच्चाई है, कितने एविडेंस मजबूत है, कितनी चीजों में क्या गहराइयां है। क्योंकि हवा में ना तो मंदिर बन जाएगा ना मस्जिद बन जाएगा, दोनों इक्वल एक एविडेंस के तौर पर सारी चीजें तैयार की जाएंगी। उसके बाद उस पर निर्णय होगा और कोर्ट के अंदर भी हिंदू मुस्लिम पक्ष के जज होते हैं। तमाम तरीके की उनके अंदर एक अपनी यूनिटी होती है। उन सब चीजों में भी चर्चा मेरे ख्याल से जुडिशरी में भी होती है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट अपने मन से कोई भी निर्णय दे दे और उसको मान लिया जाएगा। मतलब उन सब चीजों में बहुत रिसर्च होते हैं, बहुत पेपर, बहुत फाइलें तैयार होती है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पक्ष को किसी तरीके का आरोप लगाने की आवश्यकता है। जिस चीज का आरोप मुस्लिम समाज लगा रहा था कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, आज कोर्ट ने उस चीज को साबित कर दिया
कि आपके कहने से नहीं, मैं स्वयं इस पर मॉनिटरिंग कर रहा हूं और इस चीज को खारिज कर दिया और उस चीज को साबित कर दिया कि हाँ वाकई में जो है इस चीज का लीक आउट हो रहा था, इसलिए अजय मिश्रा को हटा दिया गया। कोर्ट की चीजों का मैं स्वागत करता हूँ और कोर्ट पर सबको विश्वास करना चाहिए। निश्चित तौर पर मामला कोर्ट में है और यही है कि कोर्ट जब है तो कोर्ट के मामले पर टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए और न्याय तो न्यायालय से ही मिलेगा। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी भी हमारे साथ है। गौरव जी, इस तरह की जो बयानबाजी होती है, मामले संवेदनशील है, लोगों की आस्थाओं से जुड़े हुए हैं और हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब के बारे में भी बात कही जाती है, मिसाल भी दी जाती है, लेकिन जब इस तरह की बयानबाजियां होती हैं सर, कोर्ट के मामलों पर सियासत क्यों इस तरह की बयानबाजियां? क्या कौन प्रोजेक्ट कर रहा है इन सब चीजों को, जिस तरह से नावेद जी ने सवाल किया? वहां पर हिंदू मुस्लिम सारे लोग इकट्ठा थे। अगर हिंदू मुस्लिम की ये सामाजिक प्रक्रिया को चेंज करने की आवश्यकता थी तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान ये सोच के जाए कि यार मैं क्यों भंडारे में जाऊं, ये तो मेरी आस्था नहीं है। आखिर कौन लोग हैं जो दोनों पक्षों को लड़ाना चाहते हैं? ठीक है, गौरव जी जवाब दे दीजिए। बोलिए, मैं बोलूं जी। जब मामला कोर्ट में है, न्यायालय में है और न्यायालय उसका निर्णय ले रहा है, तो हैदराबाद का एक व्यक्ति जो रजाकारों के उस वंशज से आता है, जिसने वहां पर हिंदुओं को कत्लेआम करवाया था, वो ये कहता है कि एक बाबरी हमारी ले ली गई और दूसरे मस्जिद को हम शहीद नहीं होने देंगे। इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले बयान देने वालों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है और उसका विरोध ये नावेद साहब नहीं करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। नहीं, तो और जो दूसरा पक्ष है, देश का जो बहुसंख्यक समाज है, प्रकृति लाइन से हटके अगर किसी तरह की बयानबाजी आती है, सरकार आप लोगों की है सर, जब इस तरह के बयान आए तो आप लोग कार्रवाई करने के लिए भी फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऐसे बयान निकलकर सामने आते तो सरकार आपकी है। सोनी जी, मैं एक मिनट इनकी भाई साहब की ठीक है, आपका प्रश्न कर लीजिए। ठीक, देखिए, उस जैसे इंसान का नाम लेना, उस जैसे इंसान की बात करना, यही बहुत बड़ा बढ़ावा है। ऐसे इंसान की बात, वो क्या मुसलमानों का रहनुमा है? कोई मुसलमानों का रहनुमा नहीं। मुसलमान खुद अपने में अपनी एक इमारत है। तो एजेंडा तो आपका ओवैसी का एक ही है। आप उसको टीवी पे गाली दीजिए और सड़कों पर उसी के एजेंडे को चलाइए, सड़कों पर उसी के एजेंडे को चलाइए। हमारे चैनल में ना वैसी आता है ना मैं लाना चाहता हूं। देखिए, एक्चुअल मैं आपको गौरव मिश्रा जी बता दूं कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते और ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा बैठकर यहाँ पर चला रहे हैं। ये हमारा चैनल है और हम यहाँ पर सिर्फ निष्पक्ष बात करते हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं। उसके पीछे का भय भी पता है। बात ये हो जाती है कि जब इस तरह की बयानबाजियां होती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सर आप लोगों की है, सरकार आपकी, आप लोग कार्रवाई कीजिए। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। कि वहां पर कभी भी ज्ञानवापी परिसर में कभी भी 10,000 का हुजूम नहीं गया था। यहाँ तक कि 80 के दशक में नमाज भी नहीं अदा की जाती थी, कोई नमाज भी नहीं करता था। और कहाँ थी इतनी भीड़ थी? संज्ञान लिया, अपील किया, इनके ऊपर FIR उसके बाद लोग बिल में घुस गए। उसके बाद कानून अपना काम कर रहा है, कानून बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। अरे मान्यवर, मेरी बात तो वैसी आकर उत्तर प्रदेश में भड़काऊ भी आप बादल देके जाता है। क्यों आपकी सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करते आप लोग? जवाब दीजिए। आप कतील जी के सवाल का जवाब दीजिए। यहीं पर आकर जब इस तरह की बयानबाजी एजेंडे को आप लोग चलाने के लिए उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में आप उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए है ना, दोनों का मकसद तो एक ही है। सर यहाँ मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ गौरव जी कि हम किसी भी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, हम निष्पक्ष बात करते हैं। कतील जी का सीधा सा सवाल था, वो बयानबाजी करते हैं, उत्तर प्रदेश में आकर भी वो बयानबाजियां करके गए। आपकी सरकार ने आपने क्या किया? आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हम एजेंडा चला रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है, सरकार आपकी, आप कार्रवाई करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की है और बखूबी वो सरकार निभा रही है। क्या किया आपने? वही तो सवाल किया उन्होंने, क्या किया आपने? क्यों कार्रवाई नहीं की? आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं हम यहाँ पर एजेंडा चला रहे हैं। गलत है, क्या करना चाहिए? गलत है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ये सियासत
ये सियासत का हिस्सा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से बयानबाजियां होंगी तो सियासत ही कहलाई। अब मामला यदि न्यायालय में तो इंतजार किया जा सकता है, और कोई बयानबाजियां ऐसी निकलकर सामने आती तो आप कार्रवाई कीजिए, कौन रोकता है? एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का यही कहता है कि न्यायालय में मामला लंबित है और न्यायालय जो आदेश देगा लेकिन उसका पालन होगा। अगर भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, अगर उसकी वजह से देश में या प्रदेश में माहौल खराब होता है तो इसकी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। चलिए अमरीश तिवारी जी, आप कुछ कह रहे थे, लौटूंगा सर। मैं इस बात में यही बात बोलूंगा कि देखिए, ओवैसी जी जब कोई बात कह रहे हैं, ओवैसी जी जब भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो जाने जाते हैं भड़काऊ भाषण देने के लिए, और कतील जी ने सही कहा, ऐसे व्यक्ति का नाम लेना भी पाप है, ठीक है। लेकिन कतील सर, आप एक लर्नेड पुरुष हैं, आप एक लर्नेड व्यक्ति हैं, नावेद सर एक लर्नेड व्यक्ति हैं, लेकिन वो कई लोगों का हैदराबाद में जो इस चीज को समझे नहीं है कि समरसता के साथ ही रहना एक फ्यूचर है, जो नरेंद्र मोदी जी और जो माननीय योगी जी ने और बाकी लोगों ने हमें बताया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन यह स्लोगन हमें बताता है कि भारत क्या है। इस चीज को वो सब्सक्राइब नहीं करते, और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो नहीं सब्सक्राइब करते, और उनके लिए उनका शब्द ही रहनुमाई है। तो जब इतना बड़ा व्यक्ति, अगर सरकार उनके खिलाफ चल नहीं सकती होगी, सरकार चलेगी तो ऑब्वियसली मीडिया, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सोनी जी, लेकिन मीडिया जो बाकी बायस्ड मीडिया है वो ये करेगी कि उनको स्ट्रगलर बता देगी, उनको बता देगी ये जमहूरियत के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और ये उनको भगत सिंह का दर्जा दे देगी। कुछ तो ऐसे चैनल है माशाल्लाह, ठीक है। इस चीज की वजह से ना सरकार बढ़ पा रही है। मैं बता रहा हूँ एक चीज आपको, इसमें मुस्लिम समाज को खुद को ही आगे आना पड़ेगा। मैं आपको सही बताऊं, लिबरल मुस्लिम जो हमेशा से चुप रहा है ना, मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक तबका, जैसे आज इन्होंने कहा कतील साहब ने कि लखनऊ बड़ा मंगल का त्योहार है, मैंने भी कितनी बार मनाया है, और वो शुरुआत ही एक नवाब साहब ने की, एक नवाब साहब की बेगम ने हनुमंत लगाकर पूजा किया और उसकी शुरुआत की थी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि 80% लोग मुसलमानों में भी ये जान रहे होंगे कि अगर शिवलिंग आ गया है तो ये हिंदुओं को दे दो, लेकिन वो 20% लोग जो चिल्लाते हैं ना, तो ये 80% शांत है। ये समस्या है राजेश। ठीक है, उसी की वजह से माहौल खराब होता है, तो फिर उसी की वजह से माहौल खराब होता है, और यही वजह है कि फिर सियासत होती है, और कहीं ना कहीं जो गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है वो एक तरफ होकर और मामले कहीं और पहुंच जाते हैं। अंतिम प्रतिक्रिया नावेद शिकवा जी आपकी सर। जी देखिए, जो आपने खुद कहा कि और ये सब सारे लोग सहमत हैं इस बात से कि कोई भी विवाद है उस पर न्यायालय फैसला करेगा और हम सब उसको स्वीकार करेंगे। बात निकल के आई कि मैंने एक बात निकाली कि इतनी चर्चा क्यों होती है, हम क्यों इतना उस बात को अहमियत देते हैं। बहुत सारे मामले, आपने एक और बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिटिकल बयान आते हैं, बड़े बड़े नेता तमाम इस पर विवादित बयान देते हैं और उससे एक माहौल बन जाता है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, सॉरी, माजरत के साथ, क्षमा के साथ, इस चैनल के एंकर से सवाल कर रहा हूँ कि इन्होंने ये सवाल उठाया था कि साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, बात तो आपने बहुत अच्छी की कि क्यों, आखिर क्यों इस तरह के बयान, जहरीले बयान नेता क्यों देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं खुद मीडिया से हूं, लंबे अरसे से हूं, आप भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे एज ए एंकर, एज ए पत्रकार बात कर रहे हो। उन नेताओं के बयान हम चलाते हैं, उन नेताओं के विवादित बयान टेलीविजन पर हम चलाते हैं, इसलिए वो बयान देते हैं। जिस दिन हमने उनके इस तरह के बयान जो देश को खंडित करने की साजिश होती है, जो नफरत फैलाने की, चाहे वो कोई ओवैसी हो या कोई और हो, यहाँ पर जो हमारे भाजपा के साथी बैठे हैं बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि वो आप लोग और आप लोग जैसी बात कर रहे हैं, हम लोग चाहे हम हो चाहे कतील हो, हम लोग देशभक्त पत्रकार की तरह बात कर रहे हैं और लानत भेजते हैं ओवैसी जैसे उस नेता पे जो समाज में अगर नफरत पैदा करना चाहता है। तो यहाँ पर सवाल इस बात का हो रहा है कि भारतीय समाज फले फूले, उसमें नफरत पैदा न हो, विकास की राह पर हम चले, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, सब लोग सरकार के साथ और उसकी विकास की उस रास्ते में साथ में है जो देश को आगे बढ़ाएगा। देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। सवाल इस बात का है, मैं मीडिया से भी सवाल उठाना चाहता हूँ कि आखिर वो विवादित बयान, निश्चित तौर पर सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर अगर सरकार आगे बढ़ रही है तो इस तरह के मामले सामने नहीं आना चाहिए। मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट इस पर निर्णय करेगा। ठीक है सर, समय खत्म होता है, माफी चाहता हूँ नावेद जी, समय खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्ञान-वापी मामले को सुरक्षित रखा है और इसमें कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। निचली कोर्ट से इनकार कर दिया गया है। अब इस मामले में सुनवाई जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। 19 मई को अगली सुनवाई है।
कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब इन दावों में कितना दम है, कितना सच है, ये आने वाले समय में देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे की खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।